हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो मैं आज आप सभी के लिए लेके आई हूँ सामान्य हिंदी का 2025 का पेपर। ये एक प्रीवियस ईयर पेपर है। आप सभी को बोर्ड एग्ज़ाम में देने से पहले इस पेपर को एक बार सॉल्व करके ज़रूर जाना चाहिए। ये आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर में बहुत हेल्प करेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना पेपर। तो आपका जो पेपर रहेगा, इसका जो पूर्णांक रहेगा वो रहेगा 100 नंबर का और इसका जो समय है वो रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। ये सामान्य हिंदी का पेपर 2025 का है। तो एक बार हम नोट पढ़ लेंगे। नोट लिखा हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट आपको दी जा रही हैं कि आप इस पेपर को पढ़ सकते हैं। पहले 15 मिनट आपको पूरा पेपर पढ़ना है। ओके। फिर निर्देश है, पहला, संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड क और खंड ख में विभाजित है। यानी कि ये पूरा पेपर जो है 2 खंड में विभाजित है। एक खंड क है और एक खंड ख। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। यानी आपको सभी प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो आइए हम चलते हैं आगे। तो पहला है हमारा खंड क। तो पहले आपको दिए जाएंगे इसमें MCQ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है हमारा कि अंधेर नगरी किस विधा की रचना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है उपन्यास, दूसरा है नाटक, तीसरा है कहानी, चौथा है यात्रावृत्त। तो इसका हमारा सही उत्तर है नाटक। दूसरा है हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन है रानी केतकी की कहानी, धुलाई वाली, इंदुमती या फिर 11 वर्ष का समय। तो हमारा इसका सही उत्तर है इंदुमती। तो आइए अब आगे चलते हैं। हमारा है भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है आनंद कांदिबनी, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है हमारा सरस्वती और चौथा ऑप्शन है हमारा हरिश्चंद्र चंद्रिका। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सरस्वती। क्षण बोले कर्ण मुस्काए कीर्ति के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है रोजी सुंदर रेड्डी, दूसरा है हरिशंकर परसाई, हमारा तीसरा ऑप्शन है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, हमारा चौथा ऑप्शन है एग्गे। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो हमारा अब आगे चलते हैं। है नीड़ का निर्माण फिर किसकी कृति है। पहला ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद की, दूसरा ऑप्शन है हमारा बालकृष्ण भट्ट की, तीसरा ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन की, चौथा ऑप्शन है हमारा प्रताप नारायण मिश्र की। तो हमारा इसका सही उत्तर है हरिवंश राय बच्चन की। तो अब हम अपने दूसरे प्रश्नोत्तर पर चलते हैं जिसका क्या है अष्टयाम के रचयिता हैं। ये हमारा पद चल चुका है। पहला हमारा गद्य था, ये हमारा पद है। तो हमारा क्या जो है वो है अष्टयाम के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन है गोकुलदास, दूसरा है हमारा विट्ठलनाथ। पहला ऑप्शन है गोकुलदास, दूसरा है विट्ठलनाथ, तीसरा है नाभादास, चौथा है वल्लभाचार्य। तो इसका सही उत्तर है हमारा नाभादास। तो अब आते हैं हम ख पे। रस कलश कृति के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें जयशंकर प्रसाद, दूसरा दिया हुआ है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा है हमारा महादेवी वर्मा और चौथा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो रस कलश जो कृति है वो किसकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा 4। अब क्या आ चुका है वो है नीरजा रचना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, दूसरा है मैथिली शरण गुप्त की, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है हमारा महादेवी वर्मा की, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है जयशंकर प्रसाद की। तो हमारा इसका सही उत्तर है महादेवी वर्मा की। तो हमारा है साहित्य लहरी के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा है जगन्नाथ दास रत्नाकर, तीसरा है महादेवी वर्मा और चौथा है सूरदास। तो इसका सही उत्तर कौन सा है, सूरदास। अब हमारा है परिमल के रचनाकार है। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा दिया हुआ है एग्गे, तीसरा दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चौथा दिया हुआ है गजानन माधव मुक्तिबोध।
तो हमारा इसका सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तीसरा प्रश्नोत्तर। तो तीसरे प्रश्नोत्तर में आपको दिया जाएगा गद्यांश। आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे अथवा में, और आपको कोई सा एक उसको करना है। वो आपकी चॉइस रहेगी, जो सा भी आपको आसान लगता हो आप उसको कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस रहेगी। तो हमारा जो पहला गद्य है वो है, गांवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमिट भंडार भरा हुआ है, जहाँ से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में अमिट भंडार भरा हुआ है, जहाँ से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सब का स्वागत करने की आवश्यकता है। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है। उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको संदर्भ हेडिंग डाल के इस गद्यांश का संदर्भ लिख देना है। दूसरा क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या, जहाँ पे इसमें रेखा खींची हुई है नीचे, यहाँ से इतना और यहाँ से इतना, आपको इसकी क्या करनी है, व्याख्या करनी है। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड है वो क्या दिया हुआ है, संस्कृति के वाहक और संरक्षण के रूप में किसका उदाहरण दिया गया है, आपको इसका उत्तर लिखना है। चौथा दिया हुआ है, लेखक के मतानुसार राष्ट्र की धरोहर क्या है। एक राष्ट्र की उन्नति कब संभव है, ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। तो हमारा जो अथवा में दिया हुआ है वो है, नवीनीकरण कितना ही प्रशस्त कार्य क्यों न हुआ हो, उस प्रक्रिया में यह भूलना नहीं चाहिए कि भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। यदि सुस्पष्टता और निर्दिष्टता से कोई भी भाषा वंचित रहे तो वह भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकेगी। नए शब्दों के निर्माण में भी यही बात सोचनी चाहिए। इस संदर्भ में यह भी याद रखना चाहिए कि हम पूर्वग्रहों में मुक्त होकर उस शब्द की मूल आत्मा तथा सार्थकता पर उन्मुक्त विचार कर सके। अंग्रेजी भाषा शासकों की भाषा रही और वह दासता की निशानी है। ऐसा सोचकर यदि हम नए शब्दों का निर्माण करने में लग जाएं, तो नुकसान हमारा ही होगा, अंग्रेजों का नहीं। उर्दू में प्रयुक्त अरबी और फारसी ने शब्दों को जो इस्लाम धर्म को ज्ञापित करने वाली है, हिंदी वाले त्यागना आरंभ करें, तो हिंदी भाषा सहज भाषा ना रहकर एकदम बनावटी बनेगी। तो इस गद्यांश का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। अगर आपको संदर्भ दिया हुआ है तो आपको संदर्भ हेडिंग डालनी है और उसमें तब आपको लिखना है। यदि आपको पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है तो आपको शीर्षक हेडिंग डालनी है और इस गद्यांश का शीर्षक लिख देना है, और फिर लेखक हेडिंग डाल के जो इस गद्यांश के लेखक है आपको उसका नाम लिखना है। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका मतलब यही है कि जो गद्यांश में नीचे जिस शब्दों के नीचे रेखा है आपको उसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी, आप मुझे कमेंट कर देना। और यदि आपको इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो वह भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं इस पूरे पेपर का आपको सॉल्यूशन लाऊंगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब हम। तो हमारा इसमें थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकेगी, आपको इसका उत्तर दे देना है। और चौथा क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी भाषा किसकी निशानी है। पांचवा है आपका, निर्दिष्टता और सुस्पष्टता का अर्थ लिखिए। प्रश्नोत्तर 4, इसमें आपको पद्यांश दिए जाएंगे, आपको अथवा में 2 पद्यांश दिए जाएंगे। उसमें आपकी इच्छा रहेगी कि आपको कौन सा करना है, जो आपको इजी लगे आप वही कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला पद्यांश है वो है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो है पहला है कि लज्जाशील
लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो नातु सुंदरी को। जो थोड़ी भी शमित वह हो गोद ले शांति खोना, होठों की ओ कमल कमल मुख की मलनताएं मिटाना। जो ही मेरा भवन तजटु स्वल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। तो इसका पहला हमारा क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पद्यांश के कवि एवं पाठ के शीर्षक का उल्लेख कीजिए। आपको इसका पद्यांश के पाठ का नाम लिखना है और आपके इसके कवि का नाम लिख देना है। तो इसका हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि उपयुक्त पद्यांश का प्रसंग लिखिए। आपको इस पद्यांश का प्रसंग लिखना है। तो हमारा थर्ड दिया हुआ है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो हमारे पद्यांश में नीचे शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, आपको उसकी क्या करनी है, व्याख्या कर देनी है। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, राधा पवन दूतिका से राह में मिलने वाले पथिकों से कैसा व्यवहार करने को कहती है। पांचवा दिया हुआ है, लज्जाशीला महिला के लिए राधा ने क्या कहा। तो आपको इन सबके उत्तर दे देने हैं। अब हमारा अथवा में दिया हुआ है वो कर सकते हो। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सी अब थी हाहा गोमुखी गंगा। हाँ जानकर भी मैंने ना भरत को जाना, सब सुन ले तुमने सुबह अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। तो पहला इसका दिया हुआ है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको इस पद्यांश का क्या लिख देना है, संदर्भ लिख देना है। आपको दूसरा क्या दिया हुआ है प्रश्न में कि गंगा शब्द के दो पर्यायवाची लिखिए। आपको गंगा शब्द के दो पर्यायवाची लिख देने हैं। तीसरा दिया हुआ है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है आपको उसकी व्याख्या करनी है। चौथा आपको क्या दिया हुआ है कि सिंही और गौमुखी गंगा से क्या अभिप्राय है। पांचवा दिया हुआ है उपयुक्त पद्यांश में प्रयुक्त रस और उसकी स्थायी भाव लिखिए। जो इस पद्यांश में रस प्रयुक्त हुआ है और स्थायी भाव क्या है आपको इसमें वो लिखना है। तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर 5 पर। हमारा प्रश्नोत्तर 5 क्या है, हमें उसे लिखना है। तो निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको 3 जीवन परिचय दिए जाएंगे। आपको उसमें से किसी एक का जीवन परिचय या फिर साहित्य परिचय पूरा लिख लेना है। पहला आपका है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, दूसरा है आपका हरिशंकर परसाई, तीसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल। आपको जो सबसे अच्छा आता हो आपको वही करना है। आगे प्रश्न में अब हमारा ख है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। आपको 3 कवि दिए जाएंगे, आपको उनमें से किसी एक का साहित्यिक परिचय लिखना है और उनकी रचनाएं लिखनी है। तो पहला दिया हुआ है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, दूसरा है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा है जयशंकर प्रसाद। आपको जो सबसे अच्छा आता हो आप उसी को करें। तो अब हमारा प्रश्नोत्तर 6 है, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। आप बहादुर कहानी या फिर पंचलाइट, आपको 2 कहानी दी जाएंगी। आपको जौन सी भी आपको अच्छी आती हो आपको वही करनी है। आप बहादुर कर दीजिएगा या फिर पंचलाइट। आपको अथवा में भी एक और क्वेश्चन दिया जाएगा, ध्रुव यात्री कहानी का वर्णन संक्षेप में कीजिए, या फिर आपको ये कर देना है ध्रुव यात्री कहानी का वर्णन। अधिकतम शब्द सीमा कितनी रहेगी इसकी, 80 शब्द, और ये रहेगा आपका 5 नंबर का। तो आपका प्रश्नोत्तर 6 है, सुपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपके जिले में जो भी खंड चलता हो, सुपठित खंड काव्य होता है, ये अपने अपने ज़िले में अकॉर्डिंग सबका अलग अलग होता है। तो आपके जो ज़िले में जो चलता है आपको वही करना है। तो अगर मैं हमारे यहाँ की बात करूँ तो हमारे यहाँ पे कौन सा चलता है, हमारे यहाँ पे चलता है श्रवण कुमार का। तो आपको 2 दिए जाएंगे, आपको उनमें से किसी एक का ही उत्तर देना है।
श्रवण कुमार खंडकाव्य के नायिका की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। श्रवण कुमार खंडकाव्य के आखेट सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए। आप इन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं, ये भी आपका 5 नंबर का रहेगा। तो हम आगे चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर 8 पर। तो आपका अब हम खंड ख में आ चुके हैं। ये हमारा जो पिछले मैंने पढ़ा था ये सब था हमारा खंड क है, अब ये आ गया है खंड ख। तो प्रश्नोत्तर 8 है हमारा। इसमें आपको संस्कृत दिया जाएगा। संस्कृत के आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे अथवा में आपको कोई भी एक गद्यांश करना है। तो हमारा क्या है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको इसका हिंदी में अनुवाद कर देना है। पहले आपको संदर्भ लिखना है, संदर्भ लिखने के बाद हिंदी में अनुवाद कर देना है। जो भी आपको अच्छे से आता हो आप उसका अनुवाद कर देना। तो हम आगे चलते हैं। हमारा संस्कृत में अब ख दिया जाएगा आपको पद्यांश। पद्यांश में भी आपको 2 पद्यांश दिए जाएंगे, उसमें से आपको कोई एक पद्यांश करना हो जो भी आपको अच्छे से आता हो। ये दोनों टोटल रहेंगे, ये भी 7 नंबर का रहेगा और आपका गद्यांश भी 7 नंबर का रहेगा। तो आगे चलते हैं। अब हमारा प्रश्नोत्तर जो 9 है वो है निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यह आपका मात्र 2 नंबर का रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको 4 दिए जाएंगे, आपको किसी एक का अर्थ लिखना है। पहला है आपका का वर्षा जब कृषि सुखाने। दूसरा है आपका अधजल गगरी छलकत जाए। तीसरा है आपका आगे नाथ न पाछे पगहा। चौथा है अंत भला तो सब भला। आपको जो भी आता हो आप उसका अर्थ लिख देना। तो हमारा जो आगे प्रश्नोत्तर 10 है वो क्या रहेगा, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको क्या करना है, या आपको अपठित गद्यांश दिया जाएगा, आपको इसको पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, पूरे अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तब आपको इसके क्वेश्चन आंसर रहेंगे उसका जवाब देना है। या फिर आप एक तरीका आपके पास एक और है, आप क्या करना, पहले आप इसके क्वेश्चंस पढ़ लेना। क्योंकि क्या होता है जब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो जब हम बाद में उसका पैराग्राफ पढ़ते हैं तो हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है उसमें। तो आप ये ऑप्शन भी आपके लिए बेटर है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ के उसके बाद पूरा अपना क्या करना, गद्यांश पढ़ना। तो आपको जो आंसर होगा उसको बहुत अच्छे से हेल्प मिल जाएगी कि इसका आंसर यही है। तो इसका जो पहला रहेगा क्वेश्चन है व्यक्तिगत काव्य और विषयगत काव्य में क्या अंतर है। दूसरा रहेगा कवि मानव जीवन का चित्रांकन कब करता है। और तीसरा है काव्य क्या है। आपको ये जो अपठित गद्यांश रहेगा ये आपका रहेगा 5 नंबर का। एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का और दूसरा क्वेश्चन भी 2 नंबर का रहेगा। आपका तीसरा क्वेश्चन मात्र 1 नंबर का रहेगा, यानी कि टोटल 5 नंबर को आपका अपठित गद्यांश दिया जाएगा। अब हमारा प्रश्नोत्तर जो 11 है वो है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। आपको पहला दिया हुआ है यंत्रणा मंत्रण। आपको इसका ऑप्शन दिया हुआ है मशीनी और मंत्र की शक्ति, जादू और मंत्र से कष्ट देना और विचार विमर्श, दह टोना और झाड़ फूक। आपको यंत्रणा और मंत्रण इनके अर्थ दिए हुए हैं, यंत्रणा का अर्थ क्या है और मंत्रणा का अर्थ क्या है। आपको इसका सही उत्तर करके टिक कर देना है। तो हमारा सेकंड है अनुसरण और अनुकरण। आपको इसका भी सही उत्तर देख के लिख देना है। पहला है आपका पीछे रहना और बात करना। ब है आपका पीछे चलना और नकल करना। अनुसार और कार्य। और द है आपका पीछे देखना और नकल करना। इसका सही उत्तर देख के आपको लिख देना है। आपका ख दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। इसमें से आपको कोई एक शब्द ढूंढना है। पहला है ऑप्शन आपका लक्ष्य, दूसरा है नाक, तीसरा है पक्ष, चौथा है आपका द्विज। ठीक है, आपका ज्ञ दिया हुआ है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। पहला है आपका जो बूढ़ा ना हो। तो आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको जो इसका सही उत्तर हो वो आपको टिक कर देना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जिसका जन्म ना हुआ हो। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें जो भी आपको ठीक लगे, जो भी इसका सही उत्तर हो आपको वो टिक कर देना है दोनों। अब हमारा ये गैप प्रश्नोत्तर है, ये है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। प्रश्नोत्तर ख है निम्नलिखित में से
किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आपको इसमें 4 वाक्यांश दिए जाएंगे। आपको किन्हीं 2 को ढूंढना है जो आपको अच्छे से आते हों और आपको उसको शुद्ध करके लिख देना है। जैसे कि इसमें दे रखा है, मैं इस लड़के को पढ़ाया हूँ। आपको इसको सही करके लिखना है कि मैंने इस लड़के को पढ़ाया है। तो आपका है प्रश्नोत्तर 12। वो क्या है आपका? कै श्रृंगार अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण लिखिए। आपको 2 दिए जाएंगे, उसमें से जो भी आपको अच्छा आता हो आप उसको किसी एक को ही करना है और उसके स्थायी भाव के साथ उदाहरण दे देना है। ख क्या है आपका? अनुप्रास अथवा यमक अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। आपको अनुप्रास और यमक अलंकार में से किसी एक को लिखना है और उसके अलंकार का लक्षण भी लिखना है और उदाहरण भी दे देना है। ये आपके मात्र 2-2 नंबर के रहेंगे। यह है आपका दोहा छंद अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। आपको दोहा छंद में और सोरठा छंद में किसी एक छंद को लिखना है और उसका लक्षण और उदाहरण भी लिख देने हैं। ये भी आपका मात्र 2 नंबर का रहेगा। अब आपका आगे चलते हैं। अब हम ये है आपका प्रश्नोत्तर 13, जिसमें दिया हुआ है आपका निर्धन छात्र सहायता कोष के आर्थिक सहायता हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। दूसरा है आपका अथवा में बैंक के शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, या आपको अथवा में दिया हुआ है, ये एप्लीकेशन होती है यानी कि पत्र। आपको इन दोनों में से जो आपको अच्छा आता हो आप उन दोनों को कर देना। ये आपका कितना मात्र 6 नंबर का रहेगा। आपका प्रश्नोत्तर 14, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। आपका निबंध 9 नंबर का रहेगा। आपको निबंध 5 दिए जाएंगे, जिसमें से आपको कोई जो अच्छे से आता हो मात्र 1 कर देना है। पहला है हमारा नई शिक्षण व्यवस्था में कंप्यूटर का योगदान। दूसरा है आपका मेरे प्रिय कवि या लेखक। तीसरा है पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। चौथा है बेरोजगारी की समस्या और समाधान। 5वां दिया हुआ है वृक्षारोपण का महत्व। आपको किसी एक को कर देना है जो भी आपको अच्छे से आता हो। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये पेपर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना। आपको ऐसे ही प्रीवियस ईयर के पेपर्स मैं देती रहूँगी और आपको इसका अगर पूरे पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगी। और अगर आपको कॉपी लिखने में कोई भी दिक्कत हो रही है बोर्ड एग्ज़ाम की, तो मैं आपको वो भी लिखना बताऊँगी कि आपको कोई भी क्वेश्चन कितना लंबा लिखना है या फिर कितना छोटा लिखना है, कितने शब्दों में लिखना हो, तो मैं आपको पूरी तरह से अच्छे से बता दूंगी। बोर्ड की कॉपी कैसे लिखी जाती है राइटिंग के ऊपर, मैं सब चीज़ की वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगी। बस आपको इस वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों में और मुझे कमेंट कर देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।